हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने इनवर्टिब्रेट्स के जानकारी प्राप्त की थी और मैंने कहा था कि अगली कक्षा में लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ से हम प्रारंभ करेंगे। प्रोटोजोआ जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का वर्ग है, उसमें से हमने रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इनका लोकोमोशन जानना है। सबसे पहले हम ले रहे हैं अमीबा। अमीबा, जैसा कि आपको पता है, किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं रहता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो है सूडोपोडिया। सूडो का मतलब नकली और पोडिया पैर। तो इसके अंदर ऐसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं ये, जो कि एक्चुअल लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं हैं, बल्कि कहीं भी किसी भी समय उसकी बाहरी मेम्ब्रेन से उत्पन्न होते रहते हैं। जो उसका साइटोप्लाज्म है, जिसे एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में विभाजित किया हुआ है, उसके मूवमेंट्स में ही ऐसी धारणाएं, ऐसी थ्योरीज आई हैं कि उनके मूवमेंट से ही ये एनिमल का मूवमेंट होता है और जिस दिशा में इसका साइटोप्लाज्म मूव करता है उसी दिशा में अमीबा भी मूव करता है। इसके संदर्भ में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज, लेकिन इनको सभी को माना नहीं गया, जैसे कि एडेशन थ्योरी, रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, सरफेस टेंशन थ्योरी, सोल जेल थ्योरी। इस तरह से कई सारी थ्योरीज आई, लेकिन उसका मूवमेंट को सही से नहीं समझा पा रही थी। लेकिन जो एल.एच. हाइमन ने 1917 में सोल जेल थ्योरी दी, उसे बाद में पेंटिन ने 1922 में और मस्त ने 1925 में अपना सपोर्ट दिया और यही थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कहलाई गई और इसे चेंज ऑफ विस्कोसिटी थ्योरी या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सूडोपोडियल फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटोप्लाज्म का जो अमीबा है वो 2 लेयर्स का बना होता है। एक आउटर पेरिफेरल जेली लाइक सेमी सॉलिड लेयर, जिसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है, और एक अंदर सेंट्रल फ्लूइड लाइक लेयर, जिसे प्लाज्मा सोल कहा जाता है। आप इस चित्र में देख भी पा रहे हैं कि इसमें प्लाज्मा जेल और प्लाज्मा सोल बना हुआ है। मध्य में सोल है और बाहरी ओर जेल है। अब इस लिक्विड स्टेट से में प्लाज्मा सोल जो है वो इजीली फ्लो करता है। उस प्रोसेस को सोलेशन कहते हैं और इसी से अमीबा गति करता है, जिसे अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। तो जिस दिशा में इसको मूव करना होता है, अमीबा को मूव करना होता है, प्लाज्मा सबस्ट्रेटम पर चिपकती है। उस भाग पर जहाँ से चिपकती है, प्लाज्मा सोल जो है वो प्लाज्मा लेमा की ओर मूव करता है और एक सबस्ट्रेटम पर चिपक जाता है और उसके बाद वहाँ सेमी सॉलिड जेली के रूप में प्लाज्मा जेल इकट्ठा होता है। द प्लाज्मा जेल ऑफ अपोजिट एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इन टर्न सोलेट्स इनटू प्लाज्मा सोल। मतलब इसके विपरीत दूसरी तरफ प्लाज्मा सोल का बनना होता है। ड्यू टू कंट्रैक्शन इन प्लाज्मा जेल ऑफ पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी, अभी जो पिछला भाग में जो प्लाज्मा जेल है उसके कॉन्ट्रैक्शन से प्लाज्मा सोल जो है वो आगे की ओर गति करता है और प्लाज्मा लेमा का जो प्रेशर है उसकी वजह से सूडोपोडियम आगे की ओर एक उभार के रूप में बनना शुरू हो जाता है। उस कंटिन्यूस फ्लो के कारण, प्लाज्मा सोल की कंटिन्यूस फ्लो के कारण और प्लाज्मा लेमा में पाई जाने वाली इलास्टिसिटी के कारण एक उंगली नुमा फिंगर लाइक ब्लंट लोबोस सूडोपोडियम का निर्माण हो जाता है।
The flowing plasma soul comes in contact with outermost ectoplasm instead of flowing straight. तो वो जैसे ही उसके सीधे जाने के बदले वो उस एक्टोप्लाज्म के संपर्क में आता है, वहीं पर वो फैलता है. Laterally it spreads out and progressively dilates into plasma gel. इस प्रोसेस में जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक कैप ट्रांसपेरेंट हो जाती है निर्मित, जिसे हाइलिन कैप कहा जाता है. The flow of plasma soul does not stop in tube. इसमें एक रुकता नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है आगे की ओर और साइड से प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होता रहता है, जिससे कि सूडोपोडियम की लंबाई बढ़ जाती है. इस कंटिन्यूस फ्लो के कारण, प्लाज्मा सोल के इस कंटिन्यूस फ्लो के कारण सूडोपोडियम जो है वो निर्मित होकर अमीबा अपने आप को आगे की ओर आगे की दिशा में गति करता है, जिसकी स्पीड बहुत ही निम्न होती है, 2 से 3 माइक्रोमीटर्स प्रति सेकेंड, जो कि कई बार डाउटफुल होता है कि वो मूविंग करता है या नहीं. इसके पश्चात फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी सूडोपोडियम की आई थी, जो गोल्डएकर और लॉर्च ने दी थी 1950 में, जो कि लगभग इसी का रूपांतरण मात्र था. और उसमें ये कहा गया था कि ये जो जेल और सोल हैं वो प्रोटीन के स्टेट्स में हैं और हाईली फोल्डेड प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्म में जो पाया जाता है वो सोल स्टेट होता है. बाकी सारी चीजें वही है कि सोल जेल में कन्वर्ट होता है और जेल सोल में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से गति उत्पन्न होती है और अमीबा आगे की ओर बढ़ता है. अब यहाँ पर अमीबा, जैसे आपने सूडोपोडिया देखा अमीबा में, इसी तरह से जो सूडोपोडिया होता है अन्य प्रोटोजोन्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार का होता है. जैसे कि लोबोपोडिया पाया जा रहा है, लोबोपोडिया अमीबा में, ठीक है. फिलोपोडिया यूग्लाइफा में, यहाँ पे ये यूग्लाइफा है. और राइजोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया, तो इसमें क्या होता है, ब्रांचेस के रूप में, ये देखिए ये ब्रांचेस के फॉर्म में है. और ये ग्लोबी जरिना जो है वो उसके एग्जाम्पल है. एक्सोपोडिया, जिसमें ये कांटेनुमा से स्ट्रक्चर्स अपने को दिखाई देते हैं, ये स्ट्रेट नीडल लाइक, ये एक्टिनोफ्रिस नामक प्रोटोजोन में पाए जाते हैं. तो इस तरह से हम देखते हैं कि पोडिया जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. अगला एनिमल है पैरामीशियम. पैरामीशियम, जिसे आप जानते हैं, इसकी शेप के आधार पर इसको स्लीपर एनिमलिक्यूल भी कहा जाता है. और लेकिन इसकी पूरी बॉडी पर ये छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसमें मूवमेंट होता है. सीलिया पूरी सरफेस पर होते हैं और जो मूवमेंट होता है वो रिदमिक होता है. यहाँ पर हम देख रहे हैं पेलिकल में धंसा हुआ सीलिया, जिसमें हम ये फाइब्रल्स के फॉर्म में, ये देखिए लंबे लंबे थ्रेड्स के रूप में पाए जाते हैं और नीचे बेसल ग्रेन्यूल से निकलते हैं. अब ये कैसे मूवमेंट करता है, क्योंकि सीलिया का मूवमेंट है, सीलियरी लोकोमोशन कहलाता है. और जो एक बार में जो मूवमेंट कर रहा है, जो एक बार इसका स्ट्रोक मूवमेंट होता है. स्ट्रोक जो है वो 2 तरीके से होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक. इफेक्टिव स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक. जिस दिशा में से मूव करना है उस दिशा में पूरा पैरामीशियम एक साथ एक रिदमिक मूवमेंट करता है, लेकिन सारे सीलिया एक साथ एक दिशा में नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है गुच्छों में ये वेव लाइक मूवमेंट करते हैं, जिसे हम मेटाक्रोनल वेव बताते हैं. प्रत्येक एक सीलिया 2 स्ट्रोक्स देता है. पहला कहलाता है इफेक्टिव स्ट्रोक. जैसे ये एक सीलिया है, ये ऐसे करके 1 2 3 4 एंड 5 ये स्ट्रोक्स देता है. वापस यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में आता है और ये इसमें हम देख सकते हैं, जिसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं. 1
2, 3, 4, 5। तो एक बार में वो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक, इन दोनों को मिलाकर जो बीट बना वो सीलियरी बीट कहलाएगा। ये सारे के सारे जो मूवमेंट्स हैं पैरामीशियम में देखा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यूग्लिना की। यूग्लिना के अंदर हम देख रहे हैं केवल एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसे हम फ्लैजिला कहते हैं। बाकी बॉडी का स्ट्रक्चर मुझे नहीं बताना है, वो आपको पता है। जो फ्लैजिलम है यूग्लिना का, इसके वजह से इसको फ्लैजिलर लोकोमोशन नाम दिया गया। यहाँ पर ये हम देख पा रहे हैं मूवमेंट इसका भी सीलियरी बीट की तरह से ही होता है, लेकिन ये सिंगल फ्लैजिलम है जो कि बीट कर रहा है। इस सिंगल फ्लैजिलम पे वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसी तरह से सीलियर की तरह से बीट करते हैं। तो फ्लैजिला और पैरामीशियम में ये बीटिंग मूवमेंट, बीट्स जो है वो मिल जाती हैं। वाटर में ये स्विम करता है और ये मूवमेंट इस तरह से जो फ्लैजिलम है वो मूव करता है और ये गति करता हुआ दिशा आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसको हम तरंगित गति के रिदमिक बीटिंग के रूप में जानते हैं, जिसे उलेला और क्रिस्बन ने समझाया था कि ये एनिमल पानी की दिशा के साथ ही रोटेटरी पाथ में जाता है, सीधे नहीं जाता बल्कि वेव लाइक फॉर्म में मूव करता है। इसके बाद कुछ थ्योरीज और आई थी जिसमें स्क्रू प्रोपेलर थ्योरी और सर्कुलर बीट थ्योरी थी। साइड वाइज लैशिंग मूवमेंट थ्योरी है, जिसे हमने कहा था कि ये फ्लैजिला है वो इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के माध्यम से रिदमिक बीट दर्शाता है। इसके अलावा इस यूग्लिना में यूग्लिनॉइड मूवमेंट, मेटाबॉलिक जिगलिंग मूवमेंट भी देखा जाता है, या ये कहें कि बॉडी इसकी इतनी इलास्टिक होती है कि उसके अंदर पेरिस्टालसिस के माध्यम से जो उसके मसल्स हैं, वेव जो है वो बॉडी के संकुचन और उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बॉडी के से ही उसके अंदर वेव्स उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहले अग्रभाग, फिर मध्य भाग और फिर पश्चिम भाग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होता है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस कहा जाता है और पेरिस्टालसिस के दौरान जो मूवमेंट है वो आगे की ओर एनिमल खिसक के करता है, जिसे मेटाबॉलिक कहते हैं। अब इसके बाद हमें करना होगा अगली क्लास में नीरीस का लोकोमोशन और मोलस्का में पाए जाने वाला पीडल लोकोमोशन। थैंक यू।